हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। तो मैं आज से अपने चैनल पर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि मेरी ये वीडियोस नेटफ्लिक्स एनीमे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 के बाद से कंटिन्यू होने वाली हैं। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर दिखाना। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं इसके अगले पार्ट्स भी जल्दी ही लेकर आऊंगा। खैर, जो लोग इस एनीमे या फिर मांगा के बारे में नहीं जानते तो उनके लिए एक छोटे से रिकैप को देख लेते हैं, जिससे कि मेरी वीडियोस देखते टाइम आपको डाउट्स ना हो। 7 मिलियन साल पुरानी हिस्ट्री के बाद अब इस इंसानियत का अंत आ चुका है। ये प्रलय किसी न्यूक्लियर अटैक, किसी एलियन हमले या फिर किसी उल्कापिंड के गिरने से नहीं होने वाली, बल्कि इंसानियत का अंत होने वाला है ईश्वर के हाथों, जिन्होंने इस दुनिया को सबसे पहले बनाया था। काउंसिल ऑफ वालाला में सभी तरह के गॉड्स इकट्ठा हो चुके हैं, जहाँ सबसे पीछे बैठे हुए सबसे पुराने गॉड ज़्यूस कहते हैं कि ये सभी गॉड्स यहाँ पर इंसानियत के अंत को डिसाइड करने के लिए उपलब्ध हुए हैं। क्या हमें इंसानियत के दुश्मनों को माफ कर देना चाहिए या फिर हमें इंसानियत को खत्म कर देना चाहिए? जिसे सुनते ही सभी गॉड्स कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से कभी भी नहीं सीखते और वो बुरे काम करते ही रहते हैं, इसीलिए हमें उन्हें और उनके अर्थ को खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद गॉड ज़्यूस कंक्लूजन पर आकर इंसानियत और अंत को खत्म करने के लिए ऑर्डर देने लगते हैं, मगर वेलाला में खड़ी प्यारी वेलकारी ब्रूनहिल्डे कहती है कि हमें इस तरह से इंसानियत को खत्म नहीं करना चाहिए। हमें उनका एक ट्रायल या फिर एक टेस्ट करना चाहिए, जिसमें वो गॉड्स से 1v1 करेंगे। जिस बात पर सभी गॉड्स कहते हैं, आखिर ये हाफलिंग किस तरह की बातें कर रही है? आखिर कैसे एक इंसान एक गॉड से लड़ सकता है? उनको तो हम बिना उंगली हिलाए भी हरा सकते हैं। जिस पर वेलकारी ब्रूनहिल्डे कहती है कि आप इंसानों की ताकत की चिंता मत करिए, मैंने एक तरीका निकाल लिया है जिससे कि इंसान एक भगवान से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकते हैं। और तो और मैंने इस इंसान और गॉड्स की इस लड़ाई का एक नाम भी सोच लिया है, जिस ट्रायल को हम कहेंगे रैग्नारॉक। और गॉड्स के संविधान के हिसाब से इसका मतलब होता है जानवर और उसके क्रिएटर की बीच की लड़ाई, जिस लड़ाई में पूरे 13 गॉड्स और 13 इंसानों के बीच एक एक करके लड़ाई होगी। जिस लड़ाई में अगर इंसान सबसे पहले 7 लड़ाइयां जीतते हैं तो उन्हें खत्म नहीं किया जाएगा, और अगर सबसे पहले गॉड्स ही 7 लड़ाइयां जीतते हैं तो इंसानियत को खत्म कर दिया जाएगा। क्या यहाँ पर सभी गॉड्स इस डुएल या फिर रैग्नारॉक के लिए हिचकिचा रहे होते हैं कि आखिर वो क्यों किसी इंसान से फाइट करेंगे? मगर यहाँ पर वेलकारी बिना डरे उन सभी गॉड्स को चिढ़ाने लगती है कि आप लोग तो इंसानों से ही डर रहे हो अपने गॉड्स होने के बावजूद। जिसे सुनते ही तुरंत गॉड ज़्यूस इस टूर्नामेंट रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का ऐलान कर देते हैं, जिससे कि उनका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। मगर इस टूर्नामेंट में एक कैच होता है कि अगर 13 फाइट्स के दौरान जो भी इंसान या गॉड हारेगा, उस इंसान या फिर गॉड की पूरे ब्रह्मांड में से उसकी एग्जिस्टेंट को ही नष्ट कर दिया जाएगा, जो कि ये बात गॉड्स के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और इसी तरह से गॉड्स और इंसानों के बीच ये डेथ मैच रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक शुरू हो जाता है, और यहीं पर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एनीमे का रिकैप खत्म हो जाता है। खैर, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। और इस मांगा की वीडियोस हमारे चैनल पर सीजन 3 के बाद से मांगा में पार्ट 1 से कंटिन्यू होने वाली हैं। सो इसीलिए नेटफ्लिक्स एनीमे सीजन 3 के बाद रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा का पार्ट 1 शुरू होता है। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट में अब तक 13 में से 9 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें ह्यूमैनिटी ने 4 मैचेस जीते और गॉड्स ने पूरे 5 मैच जीत लिए हैं। मतलब अगर 2 मैचेस लगातार अगर गॉड्स जीतते हैं तो ह्यूमैनिटी को गॉड्स के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के लास्ट के 9वें मैच में ह्यूमन किंग लियोनार्डिस द स्पार्टा द सन गॉड से हार चुका है, इसीलिए वेलकारी गॉल काफी ज्यादा उदास होती है,
जो कि यहाँ पर अपनी सिस्टर वेल्कायरी ब्रूनहिल्डे से कहती है, अगर हम लोग अगले 2 मैच और हार गए तो ह्यूमैनिटी हमारे आंखों के सामने खत्म हो जाएगी। यहाँ गोल तो काफी ज्यादा उदास होती है, मगर वेल्कायरी जो ह्यूमंस को जिताने की पूरी कोशिश कर रही थी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और उससे ऊपर उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ह्यूमंस की तरफ से ऐसा कौन सा फाइटर है जो अगले मैच में गारंटीड जीत दिला सकता है। यहाँ पर ब्रूनहिल्डे के सामने बेहतरीन ह्यूमन फाइटर्स के 4 नाम होते हैं, रास्पुतिन, नोस्ट्राडामुस, सीमो हायाहा, साकाता किंतोकी, जिन्होंने हिस्ट्री में अपनी काबिलियत के दम पर काफी सारा नाम भी कमा रखा है। मगर इन नामों में से ब्रूनहिल्डे को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो किसे अगली फाइट में भेज सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर जापान के समुराई ओकिता सोजी की एंट्री होती है, जो सीधा ब्रूनहिल्डे से कहते हैं कि अगली फाइट में मुझे लड़ने का मौका दो, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे कभी भी हारना पसंद नहीं है। यहाँ पर ब्रूनहिल्डे जानती थी कि ओकिता सोजी एक ऐसा समुराई तलवारबाज है जिसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसलिए ब्रूनहिल्डे भी तुरंत ही कहती है, ओ मैं समझ गई, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ क्योंकि तुम इंसानियत की हिस्ट्री के सबसे ताकतवर मैन स्लेयर हो। जिस पर ओकिता सोजी कहता है, थैंक यू मुझे अगली फाइट में लड़ने का मौका देने के लिए। मैं हूँ पुलिस शिनशिनगुमी फर्स्ट डिवीजन का ओकिता सोजी। हम यहाँ पर ओकिता सोजी के इंसान होने के बावजूद उसकी आंखों में एक रेड फ्लेमिंग ग्लो को देखते हैं, जो कि किसी डेमन की प्रेजेंस को दिखा रहा होता है। और इसी तरह इंसानियत की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन समुराई ओकिता सोजी इंसानों की तरफ से रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट की 10वीं फाइट लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहाँ गॉड्स ने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया होता कि उनकी तरफ से फाइट कौन करेगा। इसीलिए सुप्रीम गॉड ओडिन ने तो पूरी गॉड्स की एक मीटिंग ही बुला ली होती है, क्योंकि उनके लिए ही रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट्स की अगली फाइट जीतना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गॉड ओडिन ने ही सबसे पहले डिसाइड किया था कि ह्यूमैनिटी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान बहुत बुरे काम करते हैं और शायद ओडिन का कोई और ही मकसद है जिसकी वजह से वो ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते थे। जिसके बाद ब्रूनहिल्डे ने इंसानियत को बचाने के लिए रैग्नारॉक टूर्नामेंट को शुरू किया था। इसी वजह से ओडिन ब्रूनहिल्डे से काफी ज्यादा चिढ़ते भी हैं। हम गॉड्स के मीटिंग रूम में हम सभी मेन गॉड्स को देखते हैं, जिसमें लॉर्ड शिवा तो अपनी पिछली इंजरीज को भी हील कर चुके होते हैं। यहाँ गॉड लोकी तो गॉड शिवा से काफी ज्यादा फ्रैंक भी रहता है, वो उन्हें सीवी करके बात कर रहा होता है। खैर यह गॉड्स की मीटिंग में बात चलती है कि गॉड्स की तरफ से अगली फाइट कौन करेगा, जिसे सुनते ही एंशिएंट इजिप्शियन गॉड अनुबिस सामने आ जाता है, जो कि अगली फाइट लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। जिस पर लोकी ओडिन से कहता है, अंकल क्या कहते हो, अगर अनुबिस इतनी ही जिद कर रहा है तो हमें उसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। यहाँ ओडिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो किसी भी कीमत पर इस टूर्नामेंट को जीतना चाहता था। इसलिए ओडिन अनुबिस से कहता है, अनुबिस तुम फाइट तो कर सकते हो, मगर यहाँ ओडिन ने अपनी बात पूरी करते उससे पहले गॉड अनुबिस एक्साइटमेंट में उछलने लगता है और वो कहता है, ये अब तो अंकल ओडिन ने भी कह दिया, ये फाइनली मैं टूर्नामेंट में लड़ सकता हूँ। मगर तभी गॉड्स की मीटिंग रूम में एंट्री होती है एक भारी भरकम जापान के गॉड सुसानो मिकोटो की, जिसे केंडो मार्शल आर्ट्स का ग्रेटर गॉड भी माना जाता है। जिस गॉड के रूम में एंटर होते ही एरिस लोकी जैसे गॉड्स को तो हवा में भारीपन सा महसूस होने लगता है। यहाँ अपनी भारी आवाज में गॉड सुसानो कहता है, अगली फाइट मैं लड़ूंगा। यहाँ पर गॉड अनुबिस जो पूरी जिद में होता है कि अगली फाइट वही लड़ेगा, क्योंकि उसने ओडिन से भी कंफर्म कर लिया है। मगर यहाँ पर सुसानो अपनी भारी आवाज में कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन अगली फाइट तो मैं ही लड़ूंगा, क्योंकि इंसानों की तरफ से जो फाइटर आने वाला है वो इंसानियत का सबसे ताकतवर मैन स्लेयर है, जिसे सिर्फ मेरे जैसा ही हेवन का सबसे ताकतवर गॉड स्लेयर तलवारबाजी हरा सकता है। मेरे अलावा उस तलवारबाज को शायद कोई भी नहीं हरा सकता। जापान की पुरानी मार्शल आर्ट्स बुक्स में हमें गॉड सुसानो का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा हुआ पाया गया था कि केंडो मार्शल आर्ट, जिसमें बांस की लकड़ी से बनी तलवार से लड़ाई की जाती है, इस तरह की तलवारबाजी मार्शल आर्ट्स केंडो का क्रिएशन सुसानो मिकाटो ने ही किया था। खैर यहाँ तक हम जान जाते हैं कि ह्यूमंस की साइड से तलवारबाज ओकिता सोजी फाइट करने वाला है, जिसे इंसानियत का सबसे ताकतवर तलवारबाज मैन स्लेयर कहा जाता है, जिसकी फाइट जापान के ही
गॉड सुसानो मिकातो से होने वाली है, जो कि तलवारबाजी का एक माहिर गॉड है, जिसे तलवारबाजी के मामले में हेवन का गॉड स्लेयर भी कहा जाता है। सो इसके बाद हम देखते हैं जब वल्कायरी ब्रूनिल्डे अपने रूम से बाहर जा रही होती है, तभी गॉड ओडिन अचानक से उसके सामने अपीयर हो जाते हैं, जो कि यहाँ ओडिन अचानक से ब्रूनहिल्डे से कहते हैं, ब्रूनहिल्डे ये टूर्नामेंट जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसके साथ तुम भी खत्म हो जाओगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे आगे घुटने टेक दो। खैर यहाँ ब्रूनहिल्डे पहचान चुकी होती है कि ये गॉड ओडिन नहीं है, बल्कि वो कोई बहरूपी है। इसीलिए वल्कायरी ब्रूनहिल्डे कहती है, लोकी तुम्हारे प्रैंक्स तो कभी भी खत्म नहीं होते। खैर यहाँ पर लोकी अपने रूप में आते हुए कहता है, ब्रूनहिल्डे मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए आया था, मगर लगता है तुम तो खुश होना ही नहीं चाहती। जिस बात को सुनते ही ब्रूनहिल्डे लोकी को इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने लगती है, मगर लोकी उसे रोकते हुए कहता है, ब्रूनी रुको, मैं तो असल में तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। जिस पर ब्रूनहिल्डे कहती है, मदद करने? आखिर कैसी मदद? जिस पर लोकी कहता है, वेल तुम्हें पता ही होगा, अगर हम गॉड्स अगले 2 मैच जीत गए तो ये टूर्नामेंट यहीं पर खत्म हो जाएगा। प्लस टूर्नामेंट में आगे तुम्हें अंकल ओडिन और मुझसे सामना करना पड़ेगा। बेसिकली तुम किसी भी हालत में ये टूर्नामेंट जीत ही नहीं सकती। जिसके बाद टूर्नामेंट के एंड होते ही अंकल ओडिन सबसे पहले तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि तुमने गॉड्स को छोड़कर इंसानों का साथ दिया था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अंकल ओडिन से तुम्हारी जान बचा ली जाए, और मेरी वजह से अंकल ओडिन से तुम बच गई तो बल्ले बल्ले, क्योंकि बाकी के गॉड्स को तो इस टूर्नामेंट से फर्क ही नहीं पड़ता। गॉड जियस को तो सिर्फ इस टूर्नामेंट से थोड़ा सा फन करना था, और बाकी के गॉड्स भी इस टूर्नामेंट में सिर्फ अपनी ताकत को आजमाना चाहते थे। ब्रूनहिल्डे मैं तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की को मरते हुए नहीं देख सकता, तो शायद तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिस पर ब्रूनहिल्डे कहती है, ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें मुझसे कोई फेवर चाहिए? खैर लोकी के दिल में ब्रूनहिल्डे के लिए कुछ फीलिंग्स होती हैं, जिसे वो कभी भी साफ साफ जाहिर नहीं कर पाया। इसीलिए लोकी यहाँ पर ब्रूनहिल्डे से कहता है, नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। जिस पर ब्रूनहिल्डे कहती है, तुम्हारा ऑफर काफी अच्छा था, मगर इससे पूरी ह्यूमैनिटी मारी जाएगी, और तो और इस टूर्नामेंट के बाद इस जालिम दुनिया में मैं पूरी तरह से अकेली हो जाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ये कहकर ब्रूनहिल्डे लोकी को इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने लगती है, मगर लोकी पीछे उदास होते हुए कहता है, मुझे पता है तुम अपनी जान दांव पर लगा रही हो, सिर्फ कुछ भी ना पाने के लिए। ओ हा, अब समझ में आया, लगता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट किसी तरह से तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी जुड़ा हुआ है। मैं जानता था तुम ये सब अपने बॉयफ्रेंड सिगफ्रीड को बचाने के लिए कर रही हो, क्योंकि ओडिन ने किसी वजह से तुम्हारे बॉयफ्रेंड सिगफ्रीड को हेलाइम की टार्टरस जेल में बंद करके रख रखा है, और तुम शायद उसे इस टूर्नामेंट के जरिए बचाना चाहती हो। जिसे सुनते ही पीछे मुड़ते हुए ब्रूनहिल्डे लोकी से कहती है, मेरे पर्सनल अफेयर से तुम्हारा क्या लेना देना? और लोकी एक बात और जान लो, हम ये टूर्नामेंट जरूर जीतेंगे और ह्यूमैनिटी को बचा लेंगे। और लोकी जान बचाने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम तो बस सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचो। खैर ब्रूनहिल्डे की ये रूड बातें सुनकर लोकी और भी ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद वो अपने रूम में पहुंचकर ब्रूनहिल्डे की एक डॉल के बाल काटते हुए कहता है, ब्रूनहिल्डे तुम इतना रूड होकर भी बात कर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारी जान बचाना मेरा काम नहीं है। तुम्हारे मुंह से ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ब्रूनी मैं हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता था, क्योंकि मैंने हमेशा से ही तुमसे छुपकर प्यार किया है। खैर इसके बाद हम देखते हैं गॉड बुद्धा अचानक से गॉड ओडिन के पास कुछ सीक्रेट बात करने के लिए पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट सिगफ्रीड और ओडिन के बीच कोई एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से शायद पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा गॉड्स के बीच वॉर शुरू हो सकता है। और ये बात बुद्धा के मन में काफी दिनों से घूम रही थी। सो इसीलिए यहाँ पर बुद्धा ओडिन से कहते हैं, डिन काफी खतरनाक आउटफिट में घूम रहे हो, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डिन मुझे तो तुम बस ये बताओ कि ये सिगफ्रीड कौन है और तुमने उसे टार्टरस की जेल में कैद करके क्यों रख रखा है। यहाँ बुद्धा मुस्कुराते हुए अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, वैसे सिगफ्रीड ने सिर्फ तुम्हारी मैजिक स्वॉर्ड ग्रैम को ही चुराया था, और बस उसने सिर्फ तुम्हारे एक ड्रैगन को ही मारा था, जो कि ये बात इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। जिसके बावजूद तुमने सिगफ्रीड को एक हीनियस क्राइम के
अंडर उसे टार्टरस जेल में बंद कर दिया, जो कि ये बात मेरे लिए बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। डिंडिन, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या साजिश चल रही है, जरा हमें भी तो बताओ। जिस पर ओडिन इस बात से बचते हुए कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? जिस पर बुद्धा कहते हैं, मुझे पता चला है कि सिगफ्रीड ब्रुनहिल्डे का बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से एक बात मेरे दिमाग में आ गई। आखिर क्यों ब्रुनहिल्डे ने रैग्नारोक टूर्नामेंट को स्टार्ट किया? उसका मकसद इंसानियत को तो बचाना था ही, लेकिन वो इस टूर्नामेंट को जीतकर आखिर कैसे तुमसे अपने बॉयफ्रेंड सिगफ्रीड को बचा सकती है? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। डिंडिन, तुम्हारा सिगफ्रीड और रैग्नारोक टूर्नामेंट के बीच क्या कनेक्शन है? और आखिर लॉर्ड सिगफ्रीड और ह्यूमैनिटी को मारकर तुम्हें क्या ही मिल जाएगा? ये बात मेरे मन में कब से घूम रही थी। खैर, यहाँ पर बुद्धा की बातों में कुछ तो मतलब होता है, जिन बातों के मतलब को ओडिन सबसे सीक्रेट रख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ओडिन भड़कते हुए अपना डिवाइन वेपन गंगनीर निकाल लेते हैं और उस वेपन से पूरे एरिया को तबाह करते हुए कहते हैं, मुझ पर जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लो, मगर जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो वहीं पर मारा जाएगा। जिस बात का सामना करते हुए बुद्धा भी कहते हैं, ओ तो ये बात है क्या? मेरी बात ही इतनी सही थी कि इससे प्यारे डिंडिन को गुस्सा आ गया। यहाँ गॉड ओडिन और बुद्धा के बीच एक फाइट शुरू हो चुकी होती है, जहाँ पर ओडिन बुद्धा पर हमला कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है बील्ज़ेबब की, जो कि ओडिन के हमले को ब्लॉक करने के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहता है। ओडिन, तुम्हारा वो सदियों से चला आ रहा मकसद क्या है, जिसके बारे में तुमने मुझे बहुत पहले बताया था? जिस पर बुद्धा कहते हैं, ओ एक और नया ट्विस्ट, वाह डिंडिन, वो मकसद क्या है, हमें भी तो बताओ। जिस पर क्लियर करते हुए बील्ज़ेबब बताता है, सुप्रीम गॉड ओडिन, आपका वो मकसद प्राइमोडियल गॉड्स को रिवाइव करने वाला, आखिर वो मकसद तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? प्राइमोडियल गॉड्स के बारे में पूरी दुनिया में सिर्फ अफवाहों और कहानियों के रूप में सुना गया है, जिनके होने या फिर ना होने को सिर्फ गॉड एक र्यूमर ही मानते हैं। लेकिन बील्ज़ेबब से ये प्राइमोडियल वाली बात सुनकर तो बुद्धा भी हैरान होते हुए कहते हैं, प्राइमोडियल गॉड्स क्या वो सच में होते हैं? जिसे सुनते ही ओडिन तो एक राक्षस की तरह हंसने लगता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रैग्नारोक टूर्नामेंट की ओर, जहाँ टूर्नामेंट की 10वीं फाइट शुरू होने जा रही होती है, जिसमें ह्यूमन ओकिता सोजी की फाइट गोट सुसानो मिकोतो से होने वाली होती है, जिस फाइट को हम अगली वीडियो में शुरू करने वाले हैं। लेकिन टूर्नामेंट के पीछे कुछ और ही बड़ा सीक्रेट रिवील हो रहा था, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं टूर्नामेंट छोड़ के ब्रुनहिल्डे एक सीक्रेट रूम में पहुंच चुकी होती है, जहाँ ब्रुनहिल्डे बेलकारी गोल को नोस्ट्राडामस के साथ एक मिशन पर भेज रही होती है, जहाँ ब्रुनहिल्डे गोल से कहती है, गोल मैं चाहती हूँ तुम नोस्ट्राडामस के साथ टार्टरस जेल में जाओ, जहाँ पर तुम मेरे एक खास बंदे से मिलने वाली हो, जो बंदा मेरे लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वेलकारी गोल कुछ समझ पाती, इससे पहले ब्रुनहिल्डे गोल उसको बेहोश कर देती है, क्योंकि यहाँ पर नोस्ट्राडामस ने ही ब्रुनहिल्डे का रूप ले रखा था। खैर, नोस्ट्राडामस वही बंदा है जिसने हेलाहिम से लेकर हेवन में पूरा तहलका मचा दिया था, जिसके बारे में हम अपनी आगे की वीडियोस में बात जरूर करेंगे। खैर, यहाँ पर नोस्ट्राडामस गोल को एक बॉक्स में पैक कर लेता है, जिसे लेकर नोस्ट्राडामस पहुंच जाता है हेलाहिम की जेल टार्टरस में, जिस टार्टरस जेल में हेवन और हेल के खतरनाक राक्षसों और क्रिमिनल्स गॉड्स को रखा जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी नोस्ट्राडामस टार्टरस की जेल में घुसने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि नोस्ट्राडामस इंसानियत का सबसे बड़ा उल्लू बनाने वाला इंसान है। खैर, जेल में हम बील्ज़ेबब और बुद्धा की फोटो लगे हुए भी देखते हैं, जिनका टार्टरस जेल में आना बिल्कुल साफ मना है, क्योंकि बुद्धा और बील्ज़ेबब एक ऐसे इंसान हैं जो कि ओडिन के एक सीक्रेट को रिवील कर सकते हैं। खैर, नोस्ट्राडामस टार्टरस जेल की एक हाई सिक्योरिटी सेल में पहुंचता है, जहां पर बड़े ही बेरहम तरीके से ब्रुनहिल्डे के बॉयफ्रेंड लॉर्ड सिगफ्रीड को कैद करके रखा गया होता है। यहाँ पर लॉर्ड सिगफ्रीड अपनी इस हालत में कहते हैं, नोस्ट्राडामस तुम्हारा यहाँ आना बहुत मुश्किल रहा होगा, मगर क्या तुम उसे सेफली ले आए? जिसे सुनते ही नोस्ट्राडामस अपने साथ लाए हुए बॉक्स को खोलने लगता है, जिसमें उसने वेलकारी गोल को बंद करके रख रखा था। इसके बाद नोस्ट्राडामस एक्सप्लेन करते हुए सिगफ्रीड के बारे में बताते हुए गोल से कहता है, लो तो हम पहुंच गए, टाडा, देखो ये मेरा दोस्त है सिगफ्रीड, और आल्सो ये है बॉयफ्रेंड ब्रुनहिल्डे।
हमले का। यहाँ लॉर्ड सिगफ्रीड गॉल से कहता है, हेलो वेल्कायरिक गॉल, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। यहाँ तो लॉर्ड सिगफ्रीड को देखकर वेल्कायरिक गेयरगॉल हैरान होते हुए कहती है, लॉर्ड सिगफ्रीड आप तो वही हो जो सिस्टर ब्रूनहिल्डे के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप यहाँ हो जिसका मतलब ये है कि ये जगह हेलहाइम है, शायद मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिस पर नोस्ट्राडामस कहता है, हाँ सही कहा, ये जगह है गॉड्स को कैद करने वाली जेल टार्टरस, जिसे एबिस भी कहा जाता है, जहाँ भी कोई भी आसानी से नहीं आ सकता। लेकिन तुम सोच रही होगी आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि मुझे ओडिन ने सिगफ्रीड की देखभाल करने के लिए भेजा था, क्योंकि मेरी मेडिकल स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। जिस बात पर लॉर्ड सिगफ्रीड कहता है, गेयरगॉल तुम नोस्ट्राडामस पर भरोसा कर सकती हो। ओडिन ने नोस्ट्राडामस को मेरी देखभाल करने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि ओडिन मुझे जिंदा चाहता है, जिससे कि उसका एक भयंकर मकसद पूरा हो सके। और वेल्कायरी गेयरगॉल, हमने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि हमें तुम्हारी मदद चाहिए एक बड़ी घटना को होने से रोकने के लिए, जो कि ये घटना होने वाली है प्राइमल गॉड्स का रिवाइवल। हमें इसे किसी भी हालत में प्राइमोडियल गॉड्स के रिवाइवल को रोकना होगा। जिस पर गॉल कहती है, आखिर ये प्राइमोडियल गॉड्स होते क्या हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर सिगफ्रीड एक पूरी कहानी सुनाते हुए कहता है, बहुत बहुत समय पहले की बात है जब प्राइमोडियल गॉड्स ने इस दुनिया को बनाया था, जिसमें हेवन और अर्थ भी शामिल हैं। जिस टाइम पर सारे गॉड्स भी पैदा हुए थे, जिसके बाद 88 ओरिजिनल प्राइमोडियल गॉड्स ने ही इस ओरिजिनल दुनिया पर राज किया था। इन 88 सुप्रीम प्राइमोडियल गॉड्स में से कुछ 4 गॉड्स ऐसे थे जिनके पास इन गॉड्स में से सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर थी, जिन्हें उस समय का सबसे ज्यादा ताकतवर गॉड माना जाता था। इन 4 ताकतवर गॉड्स को उस समय प्राइमोडियल गॉड्स के 4 पिलर यानी कि यग्रिसिल कहा जाता था, और वो 4 पिलर गॉड्स थे, नंबर 1 द प्राइमोडियल जायंट यामिर, नंबर 2 द डीमन किंग शैतान, नंबर 3 तबाही के लॉर्ड केओस, और नंबर 4 द क्रिएटर गॉड ओडिन। इस बात को सुनते ही गॉल भी कहती है, क्या कहा, ओडिन भी। जिस पर सिगफ्रीड बताता है, एक ऐसी दुनिया जिसमें प्राइमोडियल गॉड्स और डीटीज साथ में एग्जिस्ट करते थे, जिसमें 4 पिलर गॉड्स ने एक दिन डिसाइड किया जो इस दुनिया में इनकम्प्लीट गॉड्स पैदा हो चुके हैं, जिन गॉड्स की ताकत ओरिजिनल 88 गॉड से काफी ज्यादा कम है, उन्हें इस दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। जिस डिसीजन के बाद और 7 ओरिजिनल गॉड्स 4 पिलर गॉड्स के साथ आ गए थे, जिसके बाद ये 11 सुप्रीम गॉड्स मिलकर कमजोर गॉड्स के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देते हैं, जिसके बाद एक हिस्ट्री का सबसे भयंकर और ब्रूटल वॉर शुरू हो गया था, जिसमें कमजोर और इनकम्प्लीट गॉड्स का मैसेकर किया जा रहा था। ओरिजिनल गॉड्स में से बचे हुए 77 गॉड्स जो 4 पिलर गॉड्स के चल रहे इस मैसेकर में साथ नहीं दे रहे थे, वो इकट्ठा होकर 4 पिलर गॉड्स के अगेंस्ट एक वार डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे कि कमजोर गॉड्स को उनसे बचाया जा सके, जिसकी वजह से उस समय पर ओरिजिनल 88 गॉड्स के बीच ही एक वॉर शुरू हो गया था, और हिस्ट्री के इस भयानक गॉड्स के बीच चल रहे इस वॉर को कहा गया था ट्वाइलाइट ऑफ द प्राइमोडियल गॉड्स रैग्नारॉक। 77 प्राइमोडियल गॉड्स मिलकर इस वॉर में अपनी जान दांव पर लगा रहे थे, मगर जब यग्रासिल द पिलर गॉड्स की पावर सामने आती है, तब वो सभी गॉड्स एक ही पिलर गॉड्स की ताकत से हार गए थे। बहुत बहुत समय तक एक लंबी जंग चलने के बाद प्राइमोडियल गॉड्स रियलाइज करते हैं कि वो लोग 4 पिलर गॉड्स को हरा ही नहीं सकते, लेकिन कमजोर गॉड्स में से एक ऐसा रहस्यमय गॉड था जिसने एक ऐसी सील को क्रिएट किया था जो सील बड़े से बड़े खतरनाक गॉड को भी एक दूसरे स्पेस में कैद कर सकती थी, और उस सील का नाम था गॉड्स को सील करने वाली वेव, जिस सील को उस समय पर ग्लेपनीर नाम के एक बौने गॉड ने बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं उन 4 पिलर गॉड्स को और उन गॉड्स को जो 4 पिलर गॉड्स का साथ दे रहे थे कमजोर गॉड्स को खत्म करने वाले मकसद में। उनके ऊपर एक सील अपीयर होती है जिसमें ओडिन सहित वो सभी 11 गॉड्स उस सील के अंदर खींचे चले जाते हैं, और इसी तरह ग्लेपनीर की रहस्यमय सील की वजह से उन 11 गॉड्स को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है, और यहीं पर प्राइमोडियल गॉड्स के बीच ये चल रहा युद्ध
यहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ सिगफ्रीड से ये पूरी कहानी सुनकर तो गॉल कहती है, व्हाट द हेल, ये कौन सी कहानी थी? मैंने तो मिथ्स में जो सुना था वो कहानी तो बिल्कुल अलग थी, जिसमें मैंने सुना था कि प्राइमोर्डियल गॉड्स जिन्होंने पुरानी दुनिया पर रूल किया था वो न्यू गॉड्स की पावर्स के सामने हार कर डिसअपियर हो गए थे, जिसके बाद न्यू गॉड्स ने न्यू वर्ल्ड को क्रिएट किया था। मैंने तो मिथ्स में यही वाली कहानी सुनी थी। जिस पर लॉर्ड सिगफ्रीड बताता है, बिल्कुल सही कहा, न्यू वर्ल्ड के ज्यादातर लोग इसी कहानी को सच मानते हैं, मगर जो कहानी मैंने बताई वो बिल्कुल असली सच है। गॉल, मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन मेरी कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई, तो सुनो। प्राइमोर्डियल पिलर गॉड्स के सील होने से पहले उन्होंने अपने डिवाइन वेपन को इस दुनिया में रिलीज कर दिया था, इस उम्मीद में कि कोई वर्दी गॉड फ्यूचर में उनके वेपन को यूज करके उन्हें आजाद करा देगा। आज की इस दुनिया में उन 4 पिलर गॉड्स के उन डिवाइन वेपन को ट्रेजर ऑफ कैलामिटी कहा जाता है, और इसी तरह से वो 4 पिलर गॉड्स एक इटर्निटी से कब से खुद के आजाद होने का इंतजार कर रहे हैं। वो 4 पिलर गॉड किसी ऐसे वर्दी गॉड्स की तलाश में है जो इन डिवाइन वेपन को उठाने की ताकत रखता हो। 4 पिलर गॉड्स के सील होने के बाद जब एक इटर्निटी समय बीत चुका था, तब बिना नाम का एक गॉड अपीयर होता है, जिसे दिखाई देती है ओडिन का वो डिवाइन वेपन द मैजिक स्वॉर्ड ग्रैम। हम देखते हैं इस नेमलेस गॉड ने गोर्निर नाम की एक फॉरबिडन बुक को पकड़ रखा होता है, जिस बुक की वजह से ही वो इस डिवाइन वेपन को ढूंढ पाया होता है। यहाँ इस नेमलेस गॉड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये डिवाइन वेपन आखिर है क्या, इसे छूने से उसे क्या क्या हो सकता है। खैर, नेमलेस गॉड जैसे ही ओडिन के डिवाइन वेपन को छूता है, वैसे ही उसके अंदर प्राइमोर्डियल गॉड ओडिन की पावर्स आने लगती हैं, जिस प्रोसेस की वजह से उसकी राइट आंख भी फूट जाती है और उसके अंदर प्राइमोर्डियल गॉड ओडिन का इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। जिस पर सिगफ्रीड गोल से कहता है, तुम्हें पता है इसके बाद उस नेमलेस गॉड ने अपनी पावर ऑफ नॉलेज के दम पर इस दुनिया में नॉर्स पैंथियन को काफी ज्यादा डोमिनेट किया था, जिसके बाद उसे हिस्ट्री में नॉर्स माइथोलॉजी में काफी ज्यादा पूजा जाने लगा। जिस पर गॉल कहती है, क्या कहा? नॉर्स पैंथियन को भी उसने डोमिनेट किया था? क्या तुम उसी गॉड की तो बात नहीं कर रहे जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ? जिस पर सिगफ्रीड बताता है, हाँ सही समझ रही हो, वो नेमलेस गॉड आज का ही काफी ज्यादा फेमस गॉड है, जिसे सब द सुप्रीम गॉड ओडिन के नाम से जानते हैं, जो कि प्राइमोर्डियल गॉड्स को रिवाइव करने के मकसद को पूरा करना चाहता है। मगर वो ऐसा क्यों करना चाहता है, इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। गॉल, तुम एक बात ये समझ लो, प्राइमोर्डियल गॉड्स को रिवाइव करने की प्रोसेस किसी तरह से रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट से जुड़ी है, जिसमें इंसानियत का खत्म होना जरूरी है। जिस पर गोल कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है, द करंट गॉड ओडिन एक टाइम पर एक नेमलेस गॉड थे और ओरिजिनल गॉड ओडिन तो कोई और ही है, जिन्हें प्राइमोर्डियल गॉड ओडिन द क्रिएटर गॉड भी कहा जाता है। जिस पर सिगफ्रीड कहता है, हाँ तुम सही समझ रही हो, असली गॉड ओडिन प्राइमोर्डियल गॉड था, लेकिन आज के ओडिन के पास सुप्रीम गॉड ओडिन का वो डिवाइन वेपन मौजूद है, जिसकी वजह से उन्होंने अदर 3 डिवाइन वेपन्स को भी ढूंढ लिया है। जिस पर गॉल कहती है, तो इसका मतलब ये है, गॉड ओडिन किसी भी वक्त प्राइमोर्डियल 4 पिलर गॉड्स को आजाद कर सकते हैं। जिस पर नोस्ट्राडामुस कहता है, सिर्फ डिवाइन वेपन से प्राइमोर्डियल गॉड्स पर लगी वो सील नहीं टूट सकती, उस सील को तोड़ने के लिए ओडिन को 2 और चीजों का सैक्रिफाइस करना होगा, जिसमें पहला सैक्रिफाइस होगा वाटर ऑफ लाइफ एंड दूसरा एक प्राइमोर्डियल वेसल की बलि। जिस पर गॉल कहती है, वाटर ऑफ लाइफ एंड ये प्राइमोर्डियल वेसल क्या है? जिस पर नोस्ट्राडामुस कहता है, नंबर 1, वाटर ऑफ लाइफ को सिर्फ सभी इंसानों को खत्म करके ही पाया जा सकता है, और इंसानों को खत्म करने की बात काउंसिल ऑफ गॉड में तय भी हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारी बहन ब्रूनहिल्डे ने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट को चालू कर दिया। इसी वजह से गॉड ओडिन को वाटर ऑफ लाइफ मिलने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, और इसीलिए ओडिन ब्रूनहिल्डे से काफी ज्यादा चिड़े हुए रहते हैं। एंड नंबर 2, प्राइमोर्डियल वेसल। प्राइमोर्डियल वेसल वो है जो कि उन 4 डिवाइन वेपन्स की ताकत को अपने अंदर समा सकता है, साथ में ही वो वाटर ऑफ लाइफ को भी अपने अंदर समा सकता है, जिस प्रोसेस के बाद वो वेसल एक मॉन्स्टर बलून में बदल जाएगा, जिससे वो 4 पिलर पर लगी हुई गॉड्स की सील तोड़ी जा सकती है।
जिस पर गॉल समझते हुए कहती है, तो क्या वो गॉड ओडिन ही वो वेसल हैं? क्या वो अपनी जान देने को तैयार हैं? जिस पर नोस्ट्राडामुस कहता है कि ओडिन वो वेसल नहीं है, क्योंकि गॉड्स में अलग अलग तरह के ब्लड टाइप होते हैं, हेवन, अर्थ, नथिंगनेस एंड अंडरवर्ल्ड, और ओडिन के अंदर हेवन टाइप का ब्लड होना ही एक चमत्कार है, मगर वो अदर ब्लड टाइप से कंपेटिबल नहीं है, इसीलिए वो प्राइमोर्डियल वेसल नहीं बन सकते। जिस पर गॉल कहती है, अगर वो प्राइमोर्डियल वेसल ओडिन नहीं है तो आखिर वो वेसल है कौन, जो कि वो वेसल 4 अलग टाइप के ब्लड से कंपेटिबल हो। जिस पर नोस्ट्राडामुस कहता है, एक ऐसा गॉड जिसका ब्लड टाइप अदर गॉड्स के ब्लड टाइप से कंपेटिबल हो, जिसे ओडिन के लिए भी ढूंढना काफी ज्यादा नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने उस प्राइमोर्डियल वेसल को रिसेंटली ढूंढ लिया। जिस पर गॉल सोचते हुए कहती है, सिगफ्रीड का यहाँ होना, रैग्नारॉक टूर्नामेंट का शुरू होना और ब्रूनहिल्डे की ओडिन से ना बनना, इसका मतलब तो ये तो नहीं कि वो प्राइमोर्डियल वेसल वही है जिसके बारे में मैं भी सोच रही हूँ। जिस पर लॉर्ड सिगफ्रीड जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ गॉल, तुम सही समझी, वो प्राइमोर्डियल वेसल मैं ही हूँ। इसी की वजह से गॉड ओडिन ने मुझे यहाँ पर कैद कर कर जिंदा रख रखा है, और इसीलिए अगर गॉड्स रैग्नारॉक को जीतते हैं तो ह्यूमैनिटी तो खत्म हो ही जाएगी, साथ में ही मेरे अंदर वाटर ऑफ लाइफ को भरकर एक मॉन्स्टर्स बलून में बदल दिया जाएगा, जिससे कि मेरा मॉन्स्टर्स शरीर 4 पिलर गॉड्स पर लगाई हुई सील को तोड़ पाएगा। जिसके बाद होगा ये, शायद न्यू गॉड्स भी प्राइमोर्डियल गॉड्स के द्वारा मार दिए जाएंगे, क्योंकि उन 4 पिलर प्राइमोर्डियल गॉड्स का आइडिया ही यही था कि वो कमजोर गॉड्स को मार देंगे। जिस पर गोल रोते हुए कहती है, फाइनली मैं समझ चुकी हूँ सिस्टर ब्रूनहिल्डे पर क्या बीत रही होगी। उनसे कोई भी कुछ भी कहे, उसके बावजूद वो इंसानों पर गिव अप नहीं करी, और वो इंसानों के साथ साथ अपने बिलव्ड सिगफ्रीड को किसी भी हालत में बचाना चाहती हैं। ब्रूनहिल्डे की ये कोशिश सिर्फ किसी अपने को बचाने की नहीं थी, बल्कि वो तो इस दुनिया में सभी को बचाना चाहती हैं, और इस पूरे टाइम उन्होंने इस बोझ को किसी को भी नहीं बताया, वो सिर्फ अकेले ही इस बोझ को झेलती रही। सच में ये बात सिस्टर ब्रूनहिल्डे के लिए काफी ज्यादा डिप्रेसिंग होगी। लेकिन नोस्ट्राडामुस, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? तुम तो ब्रूनहिल्डे और सिस्टर को भी ला सकते थे यहाँ पर। जिस पर लॉर्ड सिगफ्रीड कहता है, क्योंकि गियर गॉल, तुम हो एक पजल की आखिरी पीस। सिगफ्रीड की इस बात का क्या मतलब है, इसके बारे में तो मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि हम लोगों ने वेलकारी गॉल की पावर्स को अभी तक नहीं देखा। खैर मांगा में आगे हम कभी ना कभी ये बात समझ ही जाएंगे कि वेलकारी गॉल को सिगफ्रीड एक आखिरी पीस क्यों कहता है। और यहीं पर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा का पार्ट 1 एंड हो जाता है। रैग्नारॉक मांगा के अगले पार्ट में हम सोजी ओकिता की फाइट गॉड सुसाने से होते हुए देखने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट की 10वीं फाइट होने वाली है, जो कि ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक इंसानी माहिर तलवारबाज सैमुराई की फाइट एक गॉड स्लेयर गॉड तलवारबाज से होने वाली है, जिसे केंडो मार्शल आर्ट्स का क्रिएटर भी कहा जाता है। खैर अब मिलते हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा के पार्ट 2 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।